हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सब मस्त होंगे। बेटा आपकी पढ़ाई भी मस्त चल रही होगी और आपको भाई टॉपिक तो एक से एक मस्त मिल रहे हैं। बस आप बेटा तैयार कर लेना और यूं मान लो कि आपने अगर सभी क्लासों को, कितना भी आप नया पढ़ रहे हो, सभी क्लासों को बेटा कई बार मल्टीपल टाइम रिवीजन कर लिया। बड़ा चैलेंज के साथ कह रहा हूं, आपके एग्जाम में सभी क्वेश्चन रखे मिलेंगे। एग्जाम आने दो, जब बात करेंगे हम आपसे। आज के भी टॉपिक बेटा बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं, इसीलिए सभी बच्चे तैयार हो जाइए। ये यूपी का मैप है, आप सबको पता है। और बेटा पहला हम आज जो टॉपिक पढ़ाएंगे वो पढ़ाएंगे कांग्रेस के अधिवेशन उत्तर प्रदेश में। ठीक है ना, ये पूछे जाते हैं बेटा, पिछले कई एग्जामों में लगातार देख रहा हूं ये क्वेश्चन मिल रहे हैं, इसीलिए बेटा आप लोग दिमाग में भर लेना कांग्रेस के अधिवेशन के बारे में। देखो कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी बेटा, सबसे पहले हम बता रहे हैं बच्चों आपको, वो कांग्रेस की स्थापना वर्ष 1885 में एक अंग्रेज रिटायरमेंट आईसीएस अधिकारी थे जिनका नाम ए.ओ. ह्यूम था। तो ए.ओ. ह्यूम ने बेटा 1885 में कांग्रेस आईसीएस की स्थापना की थी। ठीक है ना, किसकी? कांग्रेस मंच की, इंडियन नेशनल कांग्रेस की क्या की थी? स्थापना की थी। जिसका पहला अधिवेशन जो हुआ था बेटा वो मुंबई में हुआ था। किसमें हुआ था? मुंबई में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने की थी। इसका पहला अधिवेशन बेटा मुंबई में हुआ था। देखो आप अगर अधिवेशन तैयार करोगे ना तो उस अधिवेशन की एक ट्रिक मैं बता रहा हूं, ठीक है ना, मैं बाद में बता दूंगा। ठीक है ना, पहले ये पढ़ा लेता हूं। ठीक है, तो बेटा सबसे पहले अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं, ठीक है ना, तो उत्तर प्रदेश में जो है ना बच्चों वो 8 अधिवेशन हुए। आपसे पूछो उत्तर प्रदेश में कुल कितने अधिवेशन, 9 अधिवेशन हुए। बच्चा कितने अधिवेशन उत्तर प्रदेश में हुए भैया? तो 9 अधिवेशन हुए, ध्यान रखना। सबसे पहले मैं प्रयागराज की बात करूं तो बेटा प्रयागराज में पहला अधिवेशन जो हुआ था बच्चों वो वर्ष 1888 में हुआ था, याद रखना, जिसकी अध्यक्षता जॉर्ज यूल ने की थी। किसने की थी बेटा? जॉर्ज यूल ने बेटा इसकी अध्यक्षता की थी। किसने? जॉर्ज। ये पहले अंग्रेज थे जिन्होंने क्या की थी बेटा? इसकी अध्यक्षता की थी। ठीक है ना। दूसरा बात करूं तो बेटा 1892 में हुआ था। बच्चों दिमाग में भर लो, 88 के बाद बेटा दूसरा अधिवेशन जो है प्रयागराज में बेटा वो डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने अध्यक्षता की थी, 1892 में हुआ था। तीसरा प्रयागराज में इलाहाबाद में बेटा 1910 में हुआ था, जो बेटा यूपी का 5वें नंबर का था। यूपी का 5वें नंबर का था, जिसकी अध्यक्षता बेटा किसने की थी? सर विलियम बेडबर्न ने की थी। सर विलियम बेडबर्न ने। तो 3 अधिवेशन प्रयागराज में हुए, 88, 92, 1910। याद रख लेना, 1888, 1892 और बेटा 1910। फिर भर लो, 1888, 92, 1910, 88, 92, 1910, 88, 92, 1910, ऐसे याद होंगे भैया। पहले वाले के जॉर्ज यूल, फिर बनर्जी, फिर विलियम, यूल बनर्जी विलियम, यूल बनर्जी विलियम, यूल बनर्जी विलियम, ये अध्यक्षता करी थी। ठीक है ना। अगला मैं बात करूं बेटा लखनऊ अधिवेशन की, तो लखनऊ में 3 अधिवेशन हुए थे, 3 ही प्रयागराज में। तो तीसरा यूपी का अधिवेशन 1899 बेटा अध्यक्षता रोमेश चंद्र दत्ता ने की थी। किसने की थी? रोमेश चंद्र दत्ता ने। दूसरा जो हुआ था 1916 में, जो बेटा काफी चर्चा में रहता है, वैसे ये यूपी का 6ठे नंबर का है, ध्यान रखना। इसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी, ध्यान रखना। इसी में इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग का विलय हुआ था बच्चों। दूसरी बात, गरम दल और नरम दल भी इसी में क्या हुए थे? मिले थे। और इसी में बेटा लखनऊ समझौता भी बच्चों हुआ था। ठीक है, आगे अगर मैं बात करूं बेटा यूपी का 8वां अधिवेशन 1936 में बेटा लखनऊ में ही हुआ था, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम क्या थे बेटा? प्रधानमंत्री थे। इसके बाद में बेटा आगे बात करूं मैं बच्चों, तो देखो लखनऊ का 4था अधिवेशन बनारस में हुआ था 1905 में, बंगाल विभाजन का समय था। गोपाल कृष्ण गोखले ने इसकी अध्यक्षता की थी। गांधी जी के राजनीतिक गुरु माने जाते हैं गोपाल कृष्ण गोखले। तो बनारस वाले की किसने अध्यक्षता की? गोखले ने। बनारस गोखले, इस तरीके से याद करोगे। और यहीं पे स्वदेशी का संकल्प लिया था, स्वदेशी आंदोलन को क्या किया था? अपनाया था। ठीक है ना। वहीं बेटा मैं बात करूं 7वें नंबर की, तो 1925 में कानपुर में हुआ था। तो बेटा नायडू, कान पे नायडू मतलब कानपुर वाले की 25 में, कान पे 25 नायडू, कान पे 25 नायडू, कान पे 25 नायडू। तो 1925 में कानपुर वाले की नायडू ने, सरोजनी नायडू ने की थी। ये पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी। वहीं मेरठ की बात करें तो बेटा 9वें नंबर का था ये यूपी का। तो 1946 में बेटा अध्यक्षता किसने की थी? कृपलानी थी। तो मेरठ 46 कृपलानी, मेरठ 46 कृपलानी। कैसे याद करोगे बेटा? मेरठ 46 कृपलानी
कानपुर 25 नायडू, कानपुर 25 नायडू। 5 गोखले बनारस, 5 गोखले बनारस, बना 5 गोखले, बना 5 गोखले, बना 5 गोखले। इस तरीके से बच्चा आपको क्या होंगे, ये तैयार होंगे। दूसरी सबसे बड़ी बात अगर मैं बेटा बात करूं तो एक बस तुम याद कर लेना शुरू से, बकमई, बक मई, बक नई। ये बेटा 1985 का जो हुआ था ध्यान रखना, वो बंबई में हुआ था। अगला 86 वाला दूसरा बेटा इसे कलकत्ता में हुआ था, फिर अगला तीसरा मुंबई में हुआ था। साल बाई साल तैयार करना 1987 का। फिर बेटा अगला 88 का इलाहाबाद में हुआ था, फिर अगला बेटा बंबई में हुआ था, फिर अगला कलकत्ता में हुआ था, अगला नागपुर में हुआ था, अगला बेटा इलाहाबाद में हुआ था। ये 8 कांग्रेस के शुरू के अधिवेशन है, ध्यान रखना, तो इसे तैयार कर लेना। अगला बेटा कुछ जनगणना से इंपोर्टेंट फैक्ट रह गए थे जो तैयार करने थे, दिमाग में भर लो, बहुत इंपोर्टेंट है। प्रयागराज के बारे में बेटा जनगणना की बात पूछूं तो प्रयागराज में सबसे ज्यादा जनसंख्या है। पूछे जिलों में यूपी के में सर्वाधिक जनसंख्या प्रयागराज में है। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या भी बेटा प्रयागराज में है। साक्षरों की संख्या भी प्रयागराज में, साक्षर मतलब 7 साल से बड़े जो पढ़ना लिखना जानते हैं। सर्वाधिक पुरुष जनसंख्या भी कहां है बेटा, प्रयागराज में है। और सर्वाधिक महिला जनसंख्या भी कहां है बच्चों, प्रयागराज में। पुरुष महिला साक्षर और ग्रामीण जनसंख्या और सर्वाधिक जनसंख्या बेटा प्रयागराज जिले में है। वहीं गौतम बुद्ध जिले की बात करूं तो बेटा सबसे ज्यादा 10 की वृद्धि, मतलब 10 साल में होने वाली, 2001 से 2011 के बीच में होने वाली, ये 2011 की जनगणना है। सर्वाधिक साक्षरता भी कहां है बेटा, यहीं पे है, ध्यान रखना। वहां साक्षरों की संख्या है और यहां सर्वाधिक साक्षरता है। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता भी बेटा गौतम बुद्ध नगर में। न्यूनतम ग्रामीण संख्या, क्योंकि ये शहर है पूरा, न्यूनतम ग्रामीण संख्या भी बेटा गौतम बुद्ध नगर में है। और न्यूनतम ग्रामीण लिंगानुपात भी कहां पे बेटा, गौतम बुद्ध नगर में। और न्यूनतम लिंगानुपात भी कहां पे है, गौतम बुद्ध नगर में। और सर्वाधिक साक्षरता भी कहां पे है बच्चों, गौतम बुद्ध नगर में है। वहीं बच्चा मैं अगर बात करूं आपसे, एक एक पॉइंट इंपोर्टेंट है, ऐसी क्लास दी जा रही है बेटा जो नहीं मिलेंगी कहीं भी तुम्हें, इस तरीके से पूरा फोकस के साथ दी जा रही है। बलरामपुर की बात करूं तो बेटा यहाँ सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात है और सर्वाधिक ग्रामीण शिशु, ध्यान रखना, शिशु लिंगानुपात भी और ग्रामीण शिशु लिंगानुपात बलवान लोगों में होते हैं ना, गांव के बलवान लोग होते हैं, तो वहां ग्रामीण शिशु लिंगानुपात और शिशु लिंगानुपात बेटा, तो बलराम में शिशु मजबूत है, याद रख लेना। कानपुर नगर की बात करें तो बेटा महिला साक्षरता, ज्यादा पढ़ी लिखी महिला कानपुर में मिलेंगी, देहात नगर में, ध्यान रखना। और न्यूनतम 10 की वृद्धि दर भी कानपुर में मिलेगी। सर्वाधिक कहां है बेटा, गौतम बुद्ध नगर में। गाजियाबाद की बात करूं बेटा तो जनसंख्या घनत्व तो सबसे ज्यादा कहां है, गाजियाबाद में। न्यूनतम ग्रामीण प्रसन्नता कहां है, गाजियाबाद में। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या कहां है, नगरीय तो ग्रामीण गाजियाबाद में। सर्वाधिक बेटा नगरीय जनसंख्या प्रसन्नता पूछे तो ये भी बच्चों कहां पे है, गाजियाबाद में है। यही बच्चों में श्रावस्ती की बात कर रहा हूं। श्रावस्ती की बात करोगे तो बेटा ये बहुत मतलब पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, तो न्यूनतम साक्षरता दर श्रावस्ती में, न्यूनतम पुरुष साक्षरता श्रावस्ती में, न्यूनतम साक्षरों की संख्या मतलब पढ़े लिखों की संख्या श्रावस्ती में, न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या भी कहां है बेटा, ग्रामीण साक्षरता भी कहां है, तो पढ़े लिखे तो ज्यादा नहीं मिलेंगे ना, पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, तो बेटा ये श्रावस्ती में। न्यूनतम नगरीय जनसंख्या कहां है बेटा, क्योंकि यहाँ गांव ज्यादा है, पिछड़ा एरिया है, जनजातियां वगैरह रहती है, तो ये भी बेटा श्रावस्ती में। न्यूनतम नगरीय प्रसन्नता भी, नगरीय जनसंख्या भी और प्रसन्नता भी श्रावस्ती में। सर्वाधिक ग्रामीण प्रसन्नता भी बेटा कहां मिलेगी, ग्रामीण प्रसन्नता कहां मिलेगी भाई, श्रावस्ती में। न्यूनतम महिला साक्षरता कहां मिलेगी बेटा, श्रावस्ती में। वहीं बागपत की बात करूं बच्चों तो न्यूनतम एससी की संख्या, सबसे कम एससी कहां मिलेंगे, बागपत में। न्यूनतम एससी का परसेंट भी कहां मिलेगा, बागपत में। न्यूनतम शिशु लिंगानुपात कहां मिलेगा बेटा, बागपत में। और न्यूनतम एसटी जो जनजातियां हैं इनकी संख्या भी कहां मिलेगी बच्चों, बागपत में मिलेगी। दिमाग में भर लेना इस चीज को, बता रहा हूं आपको बेटा। यूपी के महाजनपद और तैयार कर लो, कितने महाजनपद थे भारत में बेटा, 16 महाजनपद थे। यूपी में अकेले 8 महाजनपद हैं, 16 में तो दिमाग में भर लो। इसका बारे में जानकारी कहां मिलती है, तो बेटा बौद्ध ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय, और बेटा जैन ग्रंथ है भगवती सूत्र, याद रखना दोनों को, अंगुत्तर निकाय बुद्ध का और भगवती सूत्र बेटा जैन का, ठीक है ना। इसमें पहले अगर मैं जनपद की बात करूं तो मल्ल महाजनपद है, ये लोकेशन भी बनाती है। इसमें कौन कौन क्षेत्र आता है बेटा, तो देखो ये देवरिया आता है, ये बस्ती आता है बेटा, ये गोरखपुर आता है बच्चों, और ये ऊपर सिद्धार्थनगर आता है, ध्यान रखना, ठीक है ना। ये मल्ल क्षेत्र है, इसकी राजधानी कुशीनारा होती थी या पावा कह सकते हो, ठीक है ना। यहाँ गौतम बुद्ध को ध्यान रखना, ये बताना यहाँ गौतम बुद्ध से संबंधित घटना क्या हुई थी, क्या उनको निर्वाण की प्राप्ति हुई थी, ये बताना मुझे। चेदी जिले की बात करूं तो बेटा शक्तिमती राजधानी थी, ये क्षेत्र पड़ता है बुंदेलखंड वाला क्षेत्र पड़ता है। और बुंदेलखंड में कितने जिले हैं, 7। आपके लिए क्वेश्चन ये है बेटा, बुंदेलखंड में जो 7 जिले हैं, कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताएंगे आप लोग, कमेंट बॉक्स में बताएंगे कौन कौन से 7 जिले बुंदेलखंड में आते हैं। अगला महाजनपद बेटा कौशल महाजनपद है, जो अयोध्या वाला क्षेत्र है। इसमें कौन कौन आते हैं, उत्तर कौशल, दक्षिण कौशल और अयोध्या,
इसकी राजधानी बेटा पूछे इसकी, सॉरी ये राजधानी है उत्तर कौंसल, दक्षिण कौंसल, अयोध्या, ये राजधानी है। इसमें क्षेत्र कौन कौन से आते हैं बेटा, फैजाबाद, गोंडा और बहराइच। तो बहराइच, गोंडा और फैजाबाद ये बेटा क्षेत्र कौशल जनपद में आते हैं। काशी की बात करूं तो बेटा काशी में इसकी राजधानी वाराणसी थी, ठीक है ना। काशी में कौन आता है बेटा, बनारसी आता है, काशी आता है। वहीं वत्स महाजनपद की बात करूं तो बेटा इसमें इलाहाबाद और मिर्जापुर आता है, मिर्जापुर और इलाहाबाद ध्यान रखना ये क्षेत्र आता है। और इसकी राजधानी कौन थी बेटा, कौशाम्बी इसकी बच्चों राजधानी थी। सूरशहर ये बेटा मथुरा वाला क्षेत्र है, ठीक है ना, ये मथुरा इसकी राजधानी थी और पूरा ब्रजमंडल इसके अंतर्गत बेटा इस महाजनपद के अंतर्गत आता था, याद रख लेना। पांचाल की बात करूं बच्चों तो पांचाल की राजधानी अहेछत्र या कंपिल, कंपिल ठीक है ना, ये फर्रुखाबाद में मिलती है कंपिल, ठीक है ना, ये फर्रुखाबाद वाला क्षेत्र है। इसमें बेटा उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश और रुहेलखंड का क्षेत्र पांचाल में आता है। कुरु की बात करूं बेटा तो इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी और मेरठ और पूर्वी हरियाणा का क्षेत्र बेटा किसमें आता है, कुरु महाजनपद में आता था। वहीं बेटा यूपी के कुछ हेल्पलाइन नंबर है, बहुत इंपोर्टेंट हैं, दिमाग में भर लेना, छोटे से टाइम में इतना मजबूत आपको कोई नहीं पढ़ा सकता। तो आइए बच्चों, महिला हेल्पलाइन पूछे तो याद रखना, अगर महिला को हेल्पलाइन चाहिए तो बेटा 1000 में 91 रुपए जोड़ दो, महिला को हेल्प मिल जाएगी। महिला को पावर लाइन नंबर चाहिए तो बेटा 90 रुपए जोड़ दो 1000 में, तो 1090 नंबर है, ठीक है। चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर पूछे बेटा तो 1098, ये क्या है, चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है बेटा, बस ठीक है। एक घूंट पानी पी लेता हूं, थोड़ा सा खांसी आ रही है इसीलिए। ठीक है बच्चों, तो भैया महिला को हेल्प चाहिए तो 91 रुपए दे दो 1000 में, महिला को पावर दोगे तो 1090 दे दो, मतलब 90 रुपए दे दो। और भैया बच्चों को हेल्प चाहिए चाइल्ड हेल्पलाइन तो 1000 में 98 रुपए दे दो। और साइबर क्राइम अगर कहीं हो रहा है बेटा तो उसकी हेल्प के लिए 1930 नंबर दिया है, 2000 में से 70 कम कर दो, ठीक है। पुलिस हेल्पलाइन चाहिए तो बेटा 2 नंबर है, या तो 100 नंबर पर मिला दो या बच्चा 101 पे मिला दो। आपदा पुलिस प्रबंधन चाहिए तो 108 पे मिलाएंगे आप लोग। बच्चा यातायात पुलिस चाहिए तो 103 पे मिलाओगे। रेलवे से पूछताछ के लिए 139 पे मिलाओगे। तो रेलवे की टिकट कितने की, 139 की, इस तरीके से याद करोगे, ठीक है। भ्रष्टाचार विरोधी की बात करूं तो बेटा 1031। घरेलू हिंसा की बात करूं तो बेटा 1081 नंबर है। पावर कॉर्पोरेशन के कस्टमर केयर की बात करूं तो बेटा 1912 नंबर है, ध्यान रखना पावर के लिए। मौसम हेल्पलाइन के लिए बात करूं तो बेटा 1717, मौसम में 17 फिर से 17, मौसम में बेटा 17 फिर से 17 ऐसे याद करना है, ट्रिक लगा के तब याद होंगे बेटा ये। रक्त बैंक के लिए अगर खून चाहिए तो 1990, कितने 1990 रुपए ले जाइए, खून मिल जाएगा। भूकंप अगर आ रहा है बेटा तो 1000 में 92 जोड़ दो, 1000 में 92 जोड़ दो बेटा, भूकंप आ जाएगा, भूकंप हेल्प के लिए है। रोड एक्सीडेंट हो जाता है तो बेटा 1000 में 73 जोड़ दो, 73। तो रोड एक्सीडेंट के दौरान पट्टी कितने की बनेगी, 73 की। सरकारी कर्मचारी भ्रष्टाचारी की बात करूं तो बेटा 1064 नंबर है। अग्निशमक आग बाग लग जाती है तो 1001 नंबर पे कॉल करिए। रेलवे दुर्घटना होती है तो बेटा 1072 पे कॉल करोगे। एलपीजी अगर लीक हो जाती है तो उसके लिए 1906 पे करोगे बेटा, ठीक है ना। 1906 एलपीजी लीक मतलब बंगाल विभाजन हो गया 1906, एक साल बाद, ठीक है। वहीं वायु दुर्घटना की बात करेंगे तो बेटा 1071 पे है। सीएम जन शिकायत की बात करोगे तो 1076 है। एम्बुलेंस की बात करोगे तो 102 108 पे एम्बुलेंस आ जाती है, या तो 102 मिलाइए या 108 मिलाइए। सीएम हेल्पलाइन ये बताई दिया। और यूपी महिला आयोग के लिए बेटा 1800 180 52 20 ये क्या है, नंबर है, याद कर लेना। बहुत इंपोर्टेंट क्लास है बेटा, आप एक बार कर लो बस। अच्छी लगती है तो बेटा अपने फ्रेंड के लिए जरूर शेयर किया करिए बच्चों, और सब्सक्राइब कराया करिए। नमस्कार, जय हिंद, गुड नाइट बच्चों, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, भारत माता की जय।